नमस्ते बच्चों। आज के इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम आपको बताने वाले हैं ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। ये हमारे सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप इसमें थोड़ा सा केयरफुल होंगे और इसको एंजॉय करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है वो क्या है, लिखा हुआ है ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसका अनदर नेम है सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। यदि आप किसी सेल की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक लिखा है गैल्वेनिक सेल। हमने आपको पहले भी बताया है 11th क्लास की केमिस्ट्री में कि एक गैल्वेनिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल वैसा सेल है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल का मीनिंग होता है या तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे और नहीं तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, राइट। अब देखिए, हमने यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो आपका ईएमएफ है और सेल पोटेंशियल है, सेल की पोटेंशियल इट मींस सेल की जो क्षमता है, सेल की जो कैपेसिटी है। तो ये सेल की कैपेसिटी का क्या मतलब, यदि हमारे किसी सेल में एनोड और कैथोड है, यानी कि एनोड की अपनी पोटेंशियल और कैथोड की अपनी पोटेंशियल, और इन दोनों के पोटेंशियल का यदि हम सम कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, तो ये सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास एनोड है, हमारे पास कैथोड है। एनोड की एक अपनी सेल, एनोड की अपनी एक पोटेंशियल और कैथोड की अपनी एक पोटेंशियल। इन दोनों के पोटेंशियल को जब ऐड कर देते हैं तो हमें सेल का ईएमएफ निकल जाता है। इट मींस सेल का पोटेंशियल आप फाइंड कर सकते हैं। तो आइए, हमने सबसे पहला पॉइंट जो आपके वास्ते बोला है वो है ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। ईएमएफ का फुल फॉर्म आपको पता हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वंस मोर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। अब हमें समझना ये है कि सेल का पोटेंशियल का क्या मीनिंग, सेल की क्षमता का क्या मीनिंग। तो आपको कहना होगा कि हमारे जो सेल होंगे उसमें एनोड होंगे और कैथोड होंगे। इस एनोड का एक अपना पोटेंशियल है और कैथोड का एक अपना पोटेंशियल है। तो एनोड का पोटेंशियल और कैथोड के पोटेंशियल का जो सम होगा दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल। सो आई हैव रिटन द सम ऑफ द electrode potentials of the anode as well as the cathode is called EMF और cell potential of the cell। माइंड कीजिए, हमने आपसे क्या बोला कि सेल का पोटेंशियल क्या होता है। यदि आपको सेल का पोटेंशियल सीख लेना है तो इसके लिए पहले आपको एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए और कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, और इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो सम होगा दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। सो आई हैव रिटन अगेन द सम ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ द एनोड as well as the cathode is called EMF और cell potential of the cell। My dear, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हमारे पास ई सेल जो हमने नोटेशन लिखा है ये सेल का ईएमएफ है या इसका सेल पोटेंशियल है। आप इस कैथोड की बात कर रहे हैं और इस एनोड की बात कर रहे हैं। ये जो आपका कैथोड है इसका एक अपना पोटेंशियल है, एनोड का अपना एक पोटेंशियल है, और इन दोनों का जो सम है वो हमारा सेल का क्या है, पोटेंशियल। आप पढ़े होंगे 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन। रिमेंबर,
एनोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और कैथोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो ध्यान देना है, एनोड का जो हमारा होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और कैथोड पर जो होता है, कैथोड के लिए जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो ये नोड के वास्ते ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और कैथोड के वास्ते हो गया यहाँ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इन दोनों का जो सम होगा वही कहलाएगा ईएमएफ ऑफ द सेल। एनी प्रॉब्लम? अब आइए, यहाँ पे हमने लिखा है इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज कैलकुलेटेड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स यदि आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस सेल का ईएमएफ आप कैलकुलेट करना चाहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको रूम टेम्परेचर, जिसको लैब टेम्परेचर बोलते हैं, और 1 atm प्रेशर, जिसको लैब प्रेशर भी बोलते हैं, then it is called as standard EMF of the cell। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को और 1 atm के जो कंडीशन लगे हैं, इस कंडीशन पर खास करके जो आप ईएमएफ का कैलकुलेशन करते हैं माय डियर, इस ईएमएफ को हम क्या कहते हैं? इस ईएमएफ को हम कहते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। और इसको मैंने चेंज किया ई नॉट सेल, ये है आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। यदि आप सेल के स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं तो फिर कैथोड और एनोड दोनों ही के स्टैंडर्डाइजेशन की बात आप करेंगे, इसलिए यहाँ पर भी हो गया ई नॉट कैथोड और यहाँ भी हो गया ई नॉट एनोड। ये दोनों सिमिलर ही हैं, केवल डिफरेंस इस बात का है कि यहाँ जो कैलकुलेशन हुआ है ईएमएफ का अपना, यह ईएमएफ का कैलकुलेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हुआ है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हुआ है। यानी कि here is the standard EMF of the cell, here is the standard EMF of the cathode। तो आप EMF ना कहें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड। यहाँ हम लिखने वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड, और यहाँ लिखेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड। तो देख लीजिए, आपका एनोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन दोनों का एडिशन जब हम करते हैं तो हमको स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट होकर के आ जाता है। जब कैलकुलेशन करेंगे जब कैलकुलेट करेंगे हम ई नॉट सेल, तो ये ई नॉट सेल का जो वैल्यू होगा वो ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड की क्या होगा? सम के बराबर होगा। अभी आपने सीखा है कि ऑक्सीडेशन होता है कहाँ? एनोड पर। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर। तो इसी चीज को आप दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे बोर्ड पे ऐसे है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड। आपको क्लियर करने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, सिंबलाइज किया है, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है तो ई नॉट रिडक्शन कैथोड, और प्लस यहाँ पे आपका देख रहे हैं जो हमारे पास क्या है, ई नॉट ऑक्सीडेशन और एनोड। तो ये देख लीजिए, हमारे पास ई नॉट सेल क्या हो गया? ई नॉट रिडक्शन कैथोड और प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन एनोड। यानी कि एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमारा रिडक्शन होगा। याद कीजिए, यदि हम ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज करते हैं तो ये उल्टा प्रोसेस हो गया, इसलिए यहाँ साइन हम लोग क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। तो याद रखिएगा, सेम ही इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम होता है, केवल साइन अपोजिट होता है।
यहाँ यदि प्लस है तो यहाँ क्या हो गया माइनस। तो हम अपने सेल का जो ईएमएफ है, सेल का जो पोटेंशियल है, इस सेल के पोटेंशियल को इस तरीके से भी याद रख सकते हैं और इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। आइए हमने आपको सिखाया जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि ईएमएफ क्या होता है और सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल क्या होता है। तो याद कीजिए, यदि हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की, तो इस गैल्वेनिक सेल में हमारे दो इलेक्ट्रोड्स हैं, वन इज कॉल्ड एनोड एंड अनदर इज कॉल्ड कैथोड। एनोड की बात जब करेंगे यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड की बात जब करेंगे तो वहाँ रिडक्शन होगा। तो माय डियर, एट एनोड always oxidation takes place and at cathode always reduction takes place। याद रखेंगे, हमेशा एनोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस, और इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कहलाता है माय डियर, ऑक्सीडेशन, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो आइए हमने देखा कि ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके लिए डिफाइन करेंगे हम, और इसके लिए क्या करेंगे बोलिए, आप डिफाइन करते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसे डिफाइन तो दोनों के लिए कर सकते हैं, बट यहाँ जो हो रहा है हम उसके अकॉर्डिंगली बोल रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड के वास्ते जो हमने लिखा है, और एक कैथोड के वास्ते रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इन दोनों का जो समेशन है that will give you the magnitude of EMF of the cell or standard EMF of the cell if you calculate the EMF of the cell at 25 degree centigrade and 1 atmospheric pressure, which is known as the standard condition. Now come to the questions। अब इस पे हमारे प्रॉब्लम्स कैसे बनेंगे, अभी जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इसे अच्छे से देखेंगे और मुझे बताएंगे भी। जिनको कष्ट होगा वो इंडिविजुअली कॉल करके कि आपको जो है कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। आइए हमने क्वेश्चन लिखा है, ये जिंक सॉलिड है, कॉपर +2 एक्वस है। एक्वस लिखने का मीनिंग होता है वाटर, सॉल्यूशन में है, और ये दोनों ने क्या बनाया मिलकर Zn+2, यानी कि जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, और कॉपर +2 है और कॉपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं जिंक सॉलिड हमारा Zn+2 में कन्वर्ट हो गया, और ये कॉपर +2 हमारा कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। यह एक सेल का रिएक्शन है, कंप्लीट सेल का रिएक्शन है, और इस कंप्लीट सेल रिएक्शंस के वास्ते आपको क्या करना है, सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनोड हमारा जिंक है जिसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, कॉपर यहाँ है जो कि कैथोड है, जहाँ पे देख रहे हैं कॉपर +2 हमारा इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये कैथोड हाफ सेल हो गया और ये एनोड हाफ सेल हो गया। तो आप कर सकते हैं एनोड हाफ सेल में कौन रहेगा, एनोड, कैथोड हाफ सेल में कौन रहेगा, कैथोड। तो यहाँ पर आपका एनोडिक रिएक्शन दिख रहा है और यहाँ पे आपका कैथोडिक रिएक्शन दिख रहा है। तो देख रहे हैं आप ये सेल का रिएक्शन, और इस सेल के रिएक्शन के वास्ते आपको यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इससे आपको सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं बहुत ही आराम से आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा आते रहता है। तो देखिए अब हम इस प्रॉब्लम को किस कदर सॉल्व करते हैं। आपको मैं सबसे पहले ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं उसकी चर्चा करूंगा, जरा ध्यान से देखें। मैंने लिखा हुआ है ए नंबर में, देख लीजिए, Zn सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस चेंजेस इनटू Zn+2 एक्वस और प्लस कॉपर सॉलिड।
ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा हुआ है, आराम से समझिएगा। सबसे पहली बात, यदि आप फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं मेथड नंबर 1, ये मेथड मैंने यूज किया है, मेथड नंबर 1। इस मेथड नंबर 1 में क्या करते हैं, फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। और ये वैल्यू जो होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, आपको पता है ई नॉट सेल के इक्वल होगा। तो ये मैं आपको मेथड नंबर 1 से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। अब क्या करना है, यहाँ चलिए नोट पे होता क्या था, ऑक्सीडेशन, हमने ऑक्सीडेशन की जगह लिख दिया है रिडक्शन, इसलिए यहाँ पे साइन को भी बदलना पड़ा है, इसलिए आप कंफ्यूजन में ना रहेंगे, आप इस बात को समझेंगे। देखिए अब हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ई नॉट Zn+2 और Zn, ई नॉट Cu+2 और Cu। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है एनोड का और कैथोड का। तो पहले तो हम ये चेक कर लेंगे कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। जरा ध्यान से सुनिए, हमारे सेल के रिएक्शन में क्या दिख रहा है, जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, वंस मोर जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, नेचुरली ये आपका एनोड होगा, और कॉपर+2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, नेचुरली ये कैथोड होगा। तो ये वाला एनोड है और ये वाला कैथोड है। अब ध्यान से सुनिए, Zn+2 से Zn, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Zn+2 से Zn, तो चार्ज इसका पहले था +2, अब इसका चार्ज हो गया 0। इसने जरूर इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तभी क्या हुआ है, बोले 0 में बदला है। गेन करने के बाद ही ना क्या होगा, बोले इलेक्ट्रॉन जो है गेन करेगा तभी तो 0 होगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लेता तो Zn+1, एक और ले लिया तो Zn0। तो देख लीजिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, किसका, एनोड का। याद रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ये जो हमारा एनोड है, इस एनोड का हमारे क्वेश्चन में रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, और वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है -0.76 वोल्ट। अब यहां चेक करते हैं आप, कॉपर+2 से कॉपर, माइंड कीजिए कॉपर+2 से कॉपर, अगेन रिडक्शन हो रहा है, यानी कि कैथोड के लिए भी हमको क्या दिया हुआ है, कैथोड के लिए भी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है माय डियर, और वो है 0.34 वोल्ट। तो देखिए ना, हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए, कैथोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, और एनोड का भी हमें क्या चाहिए, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए। तो ये दिया हुआ क्या है, एनोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दिया हुआ क्या है, कैथोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कॉपर+2 से कॉपर 0 हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन। Zn+2 से Zn 0 हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन। तो ये नोड का भी यहाँ दिया हुआ है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड का भी दिया हुआ है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मुझे वही चाहिए था इस फॉर्मूला में, इसलिए जो वैल्यू है इसको अब हम इस फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट करेंगे। तो देयरफॉर आप लिखने वाले हैं E नॉट सेल इज इक्वल टू कैथोड, ये कैथोड है,
उसका चाहिए मुझे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 माइनस हमें चाहिए एनोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हियर इज द एनोड, इसका माइनस है -0.76, याद कीजिए ना 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76। अब आइए ये आपको क्या हो गया 6 और 4 1.10 वोल्ट, यही आंसर हो गया। तो देखिए आपको मैंने फॉर्मूला से ये प्रॉब्लम आपको बनाने का प्रयास किया है, आपको सिखाने का प्रयास किया है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन किसके वास्ते है, किसी सेल के वास्ते है। उस सेल का मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड ईएमएफ चाहिए और उसका सेल पोटेंशियल चाहिए। ये सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के वास्ते अपन का फॉर्मूला है ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। ये वाला वैल्यू हमको दिया हुआ है एनोड और कैथोड का, तो हमने ई नॉट सेल का कैलकुलेशन कर लिया 0.34 इसके लिए और माइनस ऑफ माइनस इसके लिए, आंसर आ गया 1.1। अब देखिए आपको मैं इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा, मगर पहले हम बी नंबर आपको सॉल्व करते हैं। और आप यदि अच्छे से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे से आगे आगे आपको सोचते रहना है कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। आइए हम आपसे स्टेप लेंगे। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है Zn प्लस Fe प्लस 2 इज इक्वल टू Zn प्लस 2 प्लस Fe। नाइस। अब आप ध्यान से देखिए हमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला चीज तो मुझे पता करना है which one is एनोड एंड which one is कैथोड। ये देख लीजिए Zn से Zn प्लस 2, Zn से Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, ये एनोड है। Fe प्लस 2 से Fe इलेक्ट्रॉन का गेन है, ये कैथोड है। अब मुझे चाहिए जो यहाँ पे दिया हुआ है ई नॉट Zn प्लस 2 से Zn, ये दिया हुआ क्या है प्लस 2 से जो दिया हुआ है Zn प्लस 2 से Zn 0, ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, वैल्यू है -0.76 वोल्ट। रिमेंबर अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये मेरे पास है Fe प्लस 2 और इससे आपको चेंज कर गया Fe और ये -0.44 वोल्ट। तो यहाँ भी दिया हुआ है रिडक्शन, यहाँ भी दिया हुआ है रिडक्शन। ये हमारा क्या है एनोड और ये हमारा क्या है कैथोड। तो ये एनोड है ये कैथोड है। अब आप दोनों का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानते हैं, फॉर्मूला लगा दीजिए। वी नो, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं माय डियर, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। देख लीजिए क्या करना है, ई नॉट सेल ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। अब आप बोलिए क्या लिखने वाले हैं। ई नॉट रिडक्शन कैथोड वाली बात कौन सा है, एक कैथोड है अपना Fe प्लस 2 से Fe, ये हो गया -0.44। अब देखिएगा यहाँ माइनस है और ये आपका साइन है माइनस, तो माइनस माइनस डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस 0.76। अब आप आराम से लिख सकते हैं 2 हो गया और यहाँ पे आपको 3 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा आंसर क्या हुआ।
तो आपने बी नंबर क्वेश्चन बनाया। उसी तरीके से आपको सी नंबर क्वेश्चन जो है आपको बनाना है घर में बैठ करके, ठीक है। तो चलिए, आप एक बार सीख चुके हैं कि हम किसी भी सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए अब इसी प्रॉब्लम को आपको दूसरे मेथड से हम बनाना सिखाते हैं। देखिए वो कैसे, आप समझ गए? कोई दिक्कत? देखिए नेक्स्ट हमारे पास है नोट में the EMF of the cell. EMF of the cell can also be calculated with the help of the cell reactions. किसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे? सेल रिएक्शन की मदद से कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम आपको फिर से वही क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपने लिखा है Zn प्लस इज इक्वल टू प्लस, जरा गौर से देखिएगा, ये अपना Zn सॉलिड कन्वर्ट हो गया है Zn+2 में, जिसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। कॉपर +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड में चेंज कर गया, इसे आप रिडक्शन बोलेंगे। तो ध्यान से देखना है कि यदि हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं और रिडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ चाहिए हमको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और यहाँ चाहिए हमको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए सेल के रिएक्शन के थ्रू आप बनाएंगे तो जैसा हमारा सेल का रिएक्शन कह रहा है वही डेटा यूज करना होता है। देखिए कैसे, हमारे पास गिवन है E0 Zn+2 और Zn, E0 Cu+2 और Cu। आप चेक कर लीजिए क्या करता है। E0 Zn+2 से Zn दिया हुआ है -0.76 वोल्ट एंड हियर 0.34 वोल्ट। याद रखिए ये जो दिया हुआ है कि Zn+2 से Zn में बदलने का, मगर हमारे रिएक्शन में उल्टा चाहिए, Zn से Zn+2 में बदलने का। तो मैंने क्या बोला है कि यदि हमको Zn+2 से Zn रिडक्शन दिया हुआ है और यहाँ हमको ऑक्सीडेशन चाहिए तो केवल साइन बदल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ईएमएफ जो हम यूज करेंगे वो ईएमएफ जो हमारा होगा इसका वैल्यू होगा 0.76 वोल्ट। याद कीजिए माय डियर, हमने क्या बताया, यहाँ पे Zn सॉलिड से Zn+2 एक्वस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस चाहिए मुझे। यहाँ गेन का दिया हुआ है और लॉस का हमको बताना है, तो बस केवल साइन में परिवर्तन होगा, साइन में चेंजिंग होगा। तो ये माइनस से बदल के क्या हो गया प्लस। ये एनोड का हमने क्या निकाला, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला। कैथोड में हमको चाहिए कॉपर +2 से कॉपर, इत्तेफाकन वही दिया हुआ है कॉपर +2 से कॉपर, इसलिए कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और आइए अब मैं आपको दिखाने वाला हूं E20 = 0.34 वोल्ट।
आप जरा ध्यान से सुनिए, मैं इनको ऐड करूंगा तभी तो सेल का रिएक्शन निकलेगा। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो ऐड कर दीजिए Zn सॉलिड Cu+2 aqueous is equal to Zn+2 aqueous plus copper solid और E0 सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों का सम कर देंगे तो 1.10 वोल्ट। अब आप ही बताइए, पहले वाले में जो आंसर आया था अभी फिर से वही आंसर आया कि नहीं आया? यानी कि आप इस तरीके से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है फिर से बी नंबर क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जो कि इसी तरीके से आपको सोचना है, यानी कि सेल के रिएक्शन की मदद से भी हम सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी प्रॉब्लम को बनाने का केवल एक ही तरीका नहीं हो सकता है, डिफरेंट वेज हो सकते हैं, और ये तरीका आपको केवल समझ में आना चाहिए और अपने अकॉर्डिंगली आप तरीका सेलेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में कि हम किस तरीके से बनाएं। दोनों ही बेहतरीन मेथड है, आप दोनों ही तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आइए, तो मैं आपको यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा बी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, आप मन ही मन बोर्ड पे जो लिखा हुआ है एक बार सोच के देखिए। हम बी नंबर एक्सप्लेन करने वाले हैं, Zn प्लस Fe+2 इज इक्वल टू Zn+2 प्लस Fe। अंडरस्टूड है कि ये सॉलिड होगा और आयन है तो ये एक्वस होगा, ये अंडरस्टूड है, और ये आपका एक्वस है और ये आपका सॉलिड। हम सेल का रिएक्शन पहले लिखने वाले हैं। आप ध्यान देंगे क्या बोल रहे हैं, जिंक सॉलिड है, ये Zn+2 एक्वस है और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। यदि आप Fe+2 की बात करेंगे हमसे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारा कन्वर्ट होगा Fe सॉलिड। अब आइए, हमारे क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड है E0 Zn+2 Zn, प्रोवाइडेड है E0 Fe+2 Fe, क्या है -0.76 वोल्ट, अगेन -0.44। देखिए, कंफ्यूजन नहीं रखना है, अच्छे से समझना है पहले प्रॉब्लम को हम क्या कर रहे हैं। आप सोचे होंगे Zn से Zn+2 हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ईएमएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका ईएमएफ का जो वैल्यू है E10, ये वैल्यू देखिए हमको गिवन है Zn+2 से Zn, मुझे Zn से Zn+2 उल्टा चाहिए, तो ये साइन फिर से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा 0.76 वोल्ट। और यदि हम बात करना चाहें इनके लिए E20 के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, Fe+2 से Fe चाहिए, वही दिया हुआ है Fe+2 से Fe, यानी कि आपको कोई भी चेंजेस यहाँ नहीं आएगा। और अब हम ये ओवरऑल सेल का रिएक्शन लिखना चाहते हैं। Zn सॉलिड, लेफ्ट वाले को लेफ्ट ऐड कर दीजिए माय डियर, Fe+2 एक्वस, Zn+2 एक्वस प्लस Fe सॉलिड, और E0 सेल का जो वैल्यू होगा हमारा आप माइनस कर लेंगे, मिल जाएगा 0.32 वोल्ट। हियर इज द करेक्ट आंसर। तो आइए, आपने प्रॉब्लम बनाना सीखा है दो अलग अलग मेथड से, एक तो फॉर्मूला से और दूसरा
आपने सीखा है सेल के रिएक्शन से। आइए सी नंबर फिर से आपको मैं कह रहा हूं घर पे बनाना है, दोनों ही मेथड से, है ना। और उसके बाद किन्हीं को यदि डाउट होगा तो इंडिविजुअली आप कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये था आपका ईएमएफ के बारे में। याद कीजिए हम यहाँ पर जब गैल्वेनिक सेल की चर्चा किए थे, ये गैल्वेनिक सेल है आप देख रहे हैं, तो गैल्वेनिक सेल में जो हमारा इंटरनल सर्किट है, यह इंटरनल सर्किट को मैंने एक फिगर से दिखाया था, इसको हमने सॉल्ट ब्रिज बोला था। याद कीजिए हमने इसको सॉल्ट ब्रिज बोला है। 11th क्लास की रिडॉक्स रिएक्शन में भी आपने सीखा है। ये एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, इसका इंटरनल सर्किट जो है, एक्सटर्नल सर्किट तो हमारा कंडक्टिंग वायर से क्या है कंप्लीट किया गया है, मगर जो इंटरनल सर्किट है वो सॉल्ट ब्रिज से आपको कंप्लीट किया गया है। तो आइए ये आखिर सॉल्ट ब्रिज क्या है, हम इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया जनरेट करते हैं। और ऐसे तो आपका जो न्यू सिलेबस दिया है उसमें सॉल्ट ब्रिज को ये सबको जो है 11th में चुके पढ़ना था, इसलिए इसमें कट कर दिया है, मगर बिना इसके जाने हम लोग आगे एक भी स्टेप नहीं ले सकते, इसीलिए पहले हमें सॉल्ट ब्रिज के बारे में यहाँ पे आपको कुछ सिखाना होगा। आइए हम सॉल्ट ब्रिज एंजॉय करते हैं। देख लीजिए लेफ्ट में एनोड हाफ सेल और राइट में कैथोड हाफ सेल। लेफ्ट में एनोड हाफ सेल, राइट में कैथोड हाफ सेल, बीच में जो इंटरनल सर्किट कनेक्ट हुआ है ना, उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो आइए हम स्टार्ट लेते हैं कि हमारा सॉल्ट ब्रिज क्या है। आपको नाम से ही कुछ पता चल रहा होगा कि ये सॉल्ट ब्रिज क्या है। देखिए सॉल्ट ब्रिज, हियर इज द सॉल्ट ब्रिज। देखिए कहता है कि सॉल्ट ब्रिज एक कनेक्टिंग डिवाइस है एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल। इट इज अ कनेक्टिंग डिवाइस, connecting device of the anode half cell and the cathode half cell. कोई दिक्कत नहीं। एनोड और कैथोड को ये कनेक्ट करने वाला, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को ये कनेक्ट करने वाला डिवाइस है सॉल्ट ब्रिज। इट कंप्लीट्स दी इंटरनल सर्किट ऑफ दी सेल। ये सेल के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। अब आइए हम जो यहाँ पे बात करना चाहेंगे, द सॉल्ट ब्रिज कंसिस्ट्स ऑफ, सॉल्ट ब्रिज बना हुआ होता है कंसिस्ट्स ऑफ द सॉल्ट्स, इसमें सॉल्ट्स होते हैं मिक्स्ड विथ अगर। अब आप हमसे पूछेंगे अगर क्या है? यह एक फिक्सेटिंग मटेरियल है, सॉल्ट को मिक्स किया जाता है उसमें, फिक्स किया जाता है उसमें। सॉल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ द सॉल्ट मिक्स्ड विथ अगर।
अब देखिए ये हमारे पास है सॉल्ट ब्रिज का एक सिंपल सा डिजाइन। ये आपका ग्लास ट्यूब है, फोल्डेड है आपका 90 डिग्री पे दो जगह, देखिए। और सॉल्ट को हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास है बीकर, इसमें सॉल्ट प्लस अगर ये सॉल्ट प्लस अगर को इसमें पोर किया जाता है, ऐड किया जाता है, और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, देख लीजिए पूरा भर जाएगा। उसके बाद कॉटन आप सुने हैं रूई, इस कॉटन को यहाँ पे क्या होगा, रख दिया जाता है कॉटन, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। आपका ये बन गया सॉल्ट ब्रिज। तो देखिए आपने लिखा है कि दी सॉल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ दी सॉल्ट्स मिक्स्ड विथ अगर। तो क्या सारे के सारे सॉल्ट्स होंगे इसमें? कोई भी सॉल्ट हो सकता है इसमें ना। सॉल्ट में भी कौन से सॉल्ट होंगे इस सॉल्ट ब्रिज को बनाने के लिए, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो देखिए अच्छे से देखिए आप, the salts used being KCl, KNO3, NH4NO3 etc। अब हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ सॉल्ट जो यूज करेंगे, सोडियम क्लोराइड क्यों नहीं यूज करेंगे? कर सकते हैं ना, पूछ सकते हैं ना। तो फिर सोडियम क्लोराइड क्यों नहीं, KCl ही क्यों, KNO3 ही क्यों? इसका जवाब दूंगा मैं। याद कीजिए ये है हमारा एनोड हाफ सेल और ये है हमारा कैथोड हाफ सेल। याद कीजिए एनोड हाफ सेल में Zn हमारा चेंज कर गया था Zn+2 में, कैथोड हाफ सेल में हमारा कॉपर+2 चेंज कर गया था कॉपर में, और इसमें जो सल्फेट आयन थे वो सरप्लस थे, बच गए, क्योंकि ये कॉपर+2 तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जो सॉल्यूशन वाला है कॉपर में जमा हो जाएगा, कैथोड पे जाकर के डिपोजिट हो जाएगा, ये डिपोजिट हो जाएगा। और ये एनोड था, एनोड ही क्या हो गया, डिजोल्व करके Zn+2 में आ गया, तो आयंस के फॉर्म में तो डिपोजिट होगा नहीं, ये सॉल्यूशन में रहेगा, तो ये सॉल्यूशन में सरप्लस रहेगा, सरप्लस का मतलब ज्यादा। तो ध्यान देंगे जब हमने एनोडिक रिएक्शन लिखा था तो Zn+2 सरप्लस होगा, और जब कैथोडिक हाफ सेल का रिएक्शन वहां दिखाया था तो कॉपर तो जमा ही हो गया, डिपोजिट ही हो गया, उसका बच गया सल्फेट जो कि सरप्लस है। अब हमारे पास है सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज में होता है केटायन और एनायन। देख लीजिए इसके पास केटायन होगा, क्या होगा, एनायन होगा, यानी कि हमारे सॉल्ट ब्रिज के पास क्या है, आपका जवाब क्या है, हमारे सॉल्ट ब्रिज के पास है केटायन और एनायन। ध्यान दीजिए हमने कोई 1 2 3 चार्ज की जगह A और L लिखा है, हमारे सॉल्ट ब्रिज में होंगे सॉल्ट, और सॉल्ट बने होंगे केटायन और एनायन से। ऑब्वियसली हमारे सॉल्ट ब्रिज के पास केटायन भी होंगे और एनायन भी होंगे। और आप सबको पता है कि एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल के बीच का जो सेल का पोटेंशियल है
यह सेल का पोटेंशियल हमेशा बरकरार रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। यदि ऐसा होता है कि इनका जो है आपका Zn+2 जो है बनता जाएगा, यहाँ आपका क्या होगा -2 बचता जाएगा, तब तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई हो जाएगा, हाई वोल्टेज हो जाएगा। हाई वोल्टेज हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, जो कंडक्टिंग वायर आप देखे थे कि गैल्वेनिक सेल में कनेक्टेड है, तो हाई वोल्टेज आने पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जल जाएगा तार, क्योंकि हाई वोल्टेज होगा तो हाई हीट होगा, हाई हीट होगा तो वायर हमारा ब्रेक कर जाएगा। तो सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए क्या करना होगा, सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, वो मेंटेन करना होगा। यानी कि यदि यहाँ प्लस वाला ज्यादा हो गया है तब प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें निगेटिव आयन इसमें डालना होगा, और यहाँ माइनस है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें पॉजिटिव आयन डालना होगा। यानी कि केटायन का फ्लो होगा कैथोड हाफ सेल की तरफ, जहां सरप्लस क्या है, निगेटिव आयन है, और एनायन का फ्लो उधर होगा जिधर सरप्लस क्या है, पॉजिटिव आयन है। तो माय डियर, ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो किसका काम कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज जो है वो किसका काम कर रहा है, न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। यह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने का काम कर रहा है बाय सप्लाइंग द अपोजिटली चार्ज्ड आयन। तो आप कह सकते हैं हमारा सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिसके पास सॉल्ट होंगे, यदि सॉल्ट होंगे तो केटायन होंगे और एनायन होंगे, और यदि वो होंगे तो एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल में किस तरीके से माइग्रेट करेंगे, तो एनोड हाफ सेल में सरप्लस Zn+2 होगा और कैथोड हाफ सेल में सरप्लस सल्फेट माइनस सल्फेट आयन होगा, निगेटिवली चार्ज आयन होगा। तो यह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के वास्ते हमारे सॉल्ट ब्रिज से एनायन का फ्लो एनोड हाफ सेल की तरफ और केटायन का फ्लो कैथोड हाफ सेल की तरफ होगा। इसलिए हम दूसरा फंक्शन की बात कर सकते हैं, वो बात क्या है कि सॉल्ट ब्रिज मेंटेन करता है किसको, दी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो समझ जाइए हमने क्या बोला, सॉल्ट ब्रिज maintains the electrical neutrality by supplying oppositely charged ion, supplying oppositely charged ions। तो रिजल्ट क्या निकल गया, सॉल्ट ब्रिज से एनायन का फ्लो किधर होगा, एनोड हाफ सेल की तरफ, सॉल्ट ब्रिज से केटायन का फ्लो किधर होगा, कैथोड हाफ सेल की तरफ। तब तो आप कहने वाले हैं कि जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है, आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, द फ्लो ऑफ द केटायन, फ्लो ऑफ द केटायन takes place towards the cathode half cell, and that of the anion, towards the anode half cell, तो आप यहाँ पे समझ गए हैं
कि the flow of the cation takes place towards the cathode half shell and that of the anion towards the anode half shell। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को यह मेंटेन करता है। एक बार फिर से सॉल्ट ब्रिज क्या है? यह एक कनेक्टिंग डिवाइस है एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल का, और ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है और इसमें सॉल्ट होते हैं और इसमें फिक्सेटिंग मटेरियल्स होते हैं। कौन? अगर अब सॉल्ट ब्रिज जो है इसमें लिखा है हमने मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, ये चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, बैलेंस करता है। कैसे? बाय सप्लाइंग अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। इस तरह केटायन का फ्लो किधर होना है? कैथोड हाफ सेल की तरफ, और एनायन का किधर होना है? एनोड हाफ सेल की तरफ। कोई शक? आइए अब हम इतना सारा बात आपको समझाए हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हम पोटेशियम क्लोराइड को यहाँ यूज कर रहे हैं, इनको यूज करेंगे, इनको यूज करेंगे, सोडियम क्लोराइड को क्यों नहीं? जरा एक पल के लिए सोचिए। हमारे सॉल्ट ब्रिज का जो मेन फंक्शन है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अपना सोचिए, मान लीजिए कि केटाइन जो है कैथोड हाफ सेल की तरफ गया 1 मिनट में 10 और एनायन भी गया 1 मिनट में 10, तब तो दोनों इक्वल इक्वल गया तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मगर यदि एनायन गया 20 1 मिनट में और केटाइन गया केवल 10, तो क्या दोनों तरफ का हमारा न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा? नहीं। इसलिए कहता है कि केटाइन के फ्लो करने का रेट और एनायन के फ्लो करने का रेट जब दोनों इक्वल हो जाएगा तभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होएगा। और जब केटाइन का फ्लो करने का रेट और एनायन का फ्लो करने का रेट इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये सारे के सारे केटाइन और एनायन के लिए तो संभव नहीं है, सारे के सारे सॉल्ट के लिए संभव नहीं है, ये कोई खास सॉल्ट के लिए है। यहाँ पे केटाइन का फ्लो का रेट और एनायन का फ्लो का रेट दोनों इक्वल, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल है, इसलिए ये सारे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के काम आते हैं। और सोडियम क्लोराइड में ऐसा नहीं है। किसी और में जो हम बात करेंगे जहाँ पे केटायनिक रेट ऑफ फ्लो और एनायनिक रेट ऑफ फ्लो इक्वल हो जाएगा, वहीं पे हम लोग सॉल्ट ब्रिज की बात करेंगे कि हमारा सॉल्ट उसको बनाने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। तो आज के लेक्चर में हम आपको इतना ही बताएंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आप और भी इम्पोर्टेंट चीज लेकर आएंगे। नॉन्स इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा नेक्स्ट वाला।